नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे देवभूमि में हुए चारा घोटाले को लेकर। देवभूमि उत्तराखंड में घोटाले के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल राज्य में पहले हरिद्वार कुंभ में फर्जी टेस्टिंग घोटाले के बाद अब उत्तराखंड में पशुपालन विभाग में घोटाला सामने आया है। पशुपालन विभाग में हुए चारे घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को 4 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाए और अगर कोई खामियां पाई गई तो कार्रवाई भी की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी सरकार को प्रत्यावेदन देने को कहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में घपले घोटाले कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक उत्तराखंड इन घोटालों की भेंट चढ़ता रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन घपले घोटाले देखने को मिल रहे हैं। राज्य में बीते 21 सालों में एक से बड़े एक घोटाले देखने को मिले, जो कि चिंताजनक है। इन सब के बीच उत्तराखंड में अब पशुपालन विभाग में भी चारा घोटाला देखने को मिला है। आरटीआई से इस मामले का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने भी चारा घोटाला मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 4 माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। हमारे 3 इश्यूज थे बेसिकली। फर्स्ट ये था कि इन्हें फॉडर परचेज कर रखे है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से नहीं लेकर पंजाब एक फर्म से लेकर ये लोग फॉडर परचेज कर रहे हैं, जो कि पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है। सेकंड में हमारा ये था कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया से 10 इयर्स से ऊपर की बुड्ढी शीप्स मंगवा रखी हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं, जिनका कोई एक्टिवनेस ही नहीं है, ना ये प्रोड्यूस आगे कर सकती है। तो इसमें भी पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है, जो कि 14 करोड़ रुपए की इनने मंगाई है। थर्ड हमारा ये है कि जो इसके एडिशनल और जॉइंट ऑफिसर्स हैं, उनका ये डबल द रेट में कार परचेज कर रहे हैं, लग्जूरियस कार। इसमें भी हमारे पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है। तो ये बेसिकली पीआईएल थी। तो कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना और उनने ये बोला है कि ये जो इंक्वायरी है, ये एक स्पेसिफाइड पीरियड में इसका रिजल्ट आएगा, जिसके अगर ये इंक्वायरी गलत होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड से 2050 रुपए कुंतल चारा खरीदने के बजाय पंजाब से 3200 रुपए प्रति कुंतल खरीद रहा है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि पशुपालन विभाग ने 14 करोड़ रुपए की लागत से 10 साल से ऊपर की भेड़ ऑस्ट्रेलिया से खरीदी है, जो किसी भी काम में उपयोग नहीं हो सकी। कई लग्जरी गाड़ियां भी विभाग ने खरीदी हैं। वहीं इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। कल मैं समझती हूँ कि उसमें कोर्ट के जो भी डायरेक्शंस होंगे, उस कोर्ट के डायरेक्शन का अनुपालन किया जाएगा। यदि कोर्ट ने उसमें जिस लेवल पे भी जिस किसी को भी जांच अधिकारी बनाया होगा, तो निश्चित रूप से पशुपालन विभाग उसमें पूरा कोऑपरेट करेगा और यदि कोई दोषी होगा तो स्वाभाविक रूप से उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि पशुपालन विभाग लगातार जनहित में काम कर रहा है और लेकिन फिर भी किसी को शक और शंकाएं हैं तो उसका निस्तारण होना चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। न्यायालय को आपने देखा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला जो हुआ था, उसमें भी उच्च न्यायालय ने ही अपनी जो है कड़े निर्देश सरकार को दिए थे, तब सरकार ने उस पर कार्रवाई की। कुंभ घोटाले का भी जो घोटाला था वो उच्च न्यायालय पहुंचने का काम करता है और बिल्कुल इस तरफ अगर उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश दिए हैं तो मुझे लगता है सरकार के लिए ये बहुत शर्म की बात है और ये प्रूव हो जाता है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ जो सरकार का नारा था वो महज एक नारा था, धरातल पे उसकी स्थिति सबके समक्ष है। तो यहाँ लगभग 400 से अधिक बड़े घोटाले हो गए हैं। विपक्ष और पक्ष ये मिले हुए हैं। ये मित्रवत विपक्ष रहता है, क्योंकि वो उनका कहना है कि तुम हमारी छिपाओ, हम तुम्हारी छिपाएंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मित्रवत विपक्ष, पक्ष और विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों का घालमेल है। उसकी वजह से ये पूरा प्रदेश चला रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हो रहे एकाएक घोटाले राज्य को खोखला कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक उत्तराखंड में इस तरह के घपले घोटाले देखने को मिलेंगे। क्या माना जाए कि उत्तराखंड में सशक्त लोकपाल की सख्त जरूरत है? सवाल तो ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
अपने कार्यकाल में ये दावा किया था कि सरकार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने देगी जिससे लोकायुक्त की जरूरत पड़े, लेकिन अब उनके ही कार्यकाल का चारा घोटाला देखने को मिल रहा है। तो फिर त्रिवेंद्र के दावे हवा हवाई हैं। देखना होगा कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या दोषियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नैनीताल से कांता पाल और देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। कोरोना में टेस्टिंग के बाद अब ये घोटाला सामने आया है। चारा घोटाला करके जो पीआईएल दाखिल हुई है उस पर कोर्ट का साफ तौर पर कहना है 4 महीने का समय सरकार को दिया गया है। देखना ये होगा कि 4 महीने के बाद जब जांच में बातें निकलकर सामने आती हैं, जो कि जिस तरह से जो पीआईएल दाखिल करने वाली गौरी हैं उनका साफ कहना है कि पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ है, पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ है। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है। हाई कोर्ट की फड़का लगाने के बाद में सरकार इस पर काम करती हुई अब नजर आ रही है और अब मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि इस पर जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार काम होगा। पर क्या ये सही है? सरकार जब लाखों दावे करती है और साथ ही साथ लोकपाल को लेकर भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्तराखंड में यदि इसी तरह एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहे तो यकीनन आगामी चुनाव में तो उत्तराखंड में भाजपा का जो होना है जनता को पता चलेगा, वो पता चलेगा ही। लेकिन साथ ही साथ लगातार पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जिस प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, आए दिन होते एक के बाद एक घोटाले कहीं ना कहीं उत्तराखंड को पीछे खींचने का काम करते हैं और उत्तराखंड की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। उसको लेकर अब याचिका सामने आई है। देखना यह होगा कि 4 महीने के बाद सरकार इस पर क्या रिपोर्ट पेश करती है। लेकिन हम यहाँ पर सवाल करेंगे तमाम लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब तक सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। तो लगातार चारा घोटाले को लेकर अब ये बातें खुलकर निकलकर सामने आई हैं पीआईएल याचिका पर सुनवाई होने के बाद। लेकिन सरकार यहां पर पिछले 4.5 सालों की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए, नए मंत्रियों को भी बिठाया गया। रेखा आर्या पशुपालन विभाग संभाल रही हैं, लेकिन उनके संज्ञान में आने से पहले बाहर के लोगों को जानकारी होती है, पीआईएल दाखिल होती है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की मंत्री ये कहती हुई नजर आती हैं कि जब हाईकोर्ट बोलेगा तो हम उस पर कार्य करेंगे। बेहद शर्मनाक बात है ये, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये खामी क्यों रही है, या ये खामी रही है तो इसके पीछे मंशा किसकी थी? सरकार के मंत्रियों की मंशा थी, अधिकारियों की मंशा थी, या इसके पीछे क्या खेल चल रहा था? बातचीत करेंगे। राजेश कुमार हमारे साथ आज बीजेपी से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गौरी मौलखी याचिका करता है पीआईएल इन्होंने दाखिल की है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ प्रगति सावल अधिवक्ता एससी भी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरी आपके पास आएंगे, आपने पीआईएल दाखिल की है, आपके माध्यम से ये घोटाला यहाँ पर उजागर हुआ है और अब जाकर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई जिसको लेकर जनता टैक्स पे करती है उसको लेकर इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है सरकारी अधिकारियों को द्वारा। जो चीज़ 2000 में मिल सकती है उसके लिए बेधड़क 3000 दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भेड़ें मंगवा ली जाती हैं जो किसी काम की ही नहीं है। क्या कहना है आपका? क्यों आपको पीआईएल दाखिल करनी पड़ी? क्यों सरकार के द्वारा इन तमाम बातों का संज्ञान पहले ही नहीं लिया गया? पशुपालन विभाग उत्तराखंड का है, इसके बारे में कई सारी घोटालों की खबरें पिछले 2-3 सालों से आ रही थी, लेकिन हमें पिछले साल कुछ अंदर के ही अफसरों ने बताया बहुत कुछ कि जो भेड़ें आई हैं ऑस्ट्रेलिया से उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, चारे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इस सबको इसके तथ्य जानने के लिए हमने आरटीआई का प्रयोग किया और बहुत सारे सवाल पूछे, जिसके दस्तावेज जब हमें मिले तो उसमें तो साफ तौर पे साबित हो गया कि बहुत ही गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। उत्तराखंड के कोऑपरेटिव से जो चारा 2000 का मिल रहा है वो इन्होंने पंजाब से खरीदा 3000 का और अपने ही प्रदेश के कोऑपरेटिव को दरकिनार कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर है कि 2000 से ऊपर का नहीं खरीद सकते, तो 3000 का कैसे खरीदा? ये सब इसके अलावा जिन अधिकारियों को ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक, ज्वाइंट डायरेक्टर एक बहुत छोटा पद होता है और उस रैंक पर 6 लाख तक की गाड़ी अनुमान्य है गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार, शासन आदेश के अनुसार। 12-12 लाख की गाड़ियां खरीद रखी हैं, सन रूफ की होंडा सिटी खरीद रखी है और ये सब हमारे पैसे से है। हमने टैक्स दिया, उससे ये पैसा उड़ाते हैं अपनी लग्जरी कार्स में। इसका तो कोई मतलब नहीं है। 14 करोड़ की भेड़ें खरीद के ला रहे हैं,
कि हम जी ये प्रोग्राम चलाएंगे, वो प्रोग्राम चलाएंगे। पता चला वो सारी भेड़ें बुरी हैं। जब ऑस्ट्रेलिया वालों से वो कागज मांगे कि उनकी आयु क्या है, उनके पास कोई कागज नहीं है। और उत्तराखंड में आते ही वो भेड़ें अपनी बर्थडे बता रही हैं। कैसे बता रही हैं? मतलब क्या उनसे डॉक्टरों ने पूछा कि आपका बर्थडे कब होता है? तो जी ऑस्ट्रेलिया वालों को तो नहीं पता कि उम्र क्या है, उन्होंने एक भी कागज नहीं दिया या दबाया। लेकिन यहाँ पर उन भेड़ों की आयु तो बताई गई है। इसको धूप सफेद 14 करोड़ खर्च करके ये पूरा विभाग ऑस्ट्रेलिया घूम के आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ घूम रहा है, मंसूबे बना रहे हैं कि ये देवभूमि को जो है वो भूचड़ भूमि बना देंगे। तो ये हमारे रहते तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने बनाया आरटीआई में ये सारे कंप्लेन, तो हमने तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय से और उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी के समय तक खूब सारी चिट्ठियां सबूतों के साथ भेजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सबको भेजी। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक मुख्य सचिव को बोला कि आप जांच करिए, जांच करिए। बात सिर्फ दबाने तक की थी, जांच वांच तो उन्होंने कुछ की नहीं। हमसे उन्होंने जो है वो एफिडेविट के तथ्य मांगे, हमने वो भी दे दिए। मैं खुद आई, मैंने आनंद वर्धन जी है अपर मुख्य सचिव, उनको एफिडेविट के साथ सारे सबूत फिर से पकड़ाए, उस पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। और जो सचिव पशुपालन है वो धोखाधड़ी से जो है वो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं, जबकि वो है नहीं। जी गौरी, आपके पास आते हैं, वापस आते हैं, आपसे पूरा मामला एक बार फिर से समझने की हम कोशिश करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रगति जुड़ी हुई है, हाईकोर्ट से हैं। प्रगति, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे जो मामला गौरी कह रही है यहाँ पर कि एक नियम सरकार के द्वारा होता है कि चारे के लिए मान लीजिए 2000 तय है तो 3000 का आप नहीं ले सकते, गाड़ियों के लिए 6 लाख का बजट है तो 12 लाख की गाड़ियां आप नहीं ले सकते। किस तरह से नियमों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, या इसमें क्या कुछ किया जाता है जो 6 लाख के लिए मंजूरी यदि है तो उसको 12 लाख तक आप खरीद लेते हैं? क्या इसके पीछे क्या वजह है और किस तरह से अप्रूव होता है ये? जैसा कि गौरी मैम ने बताया, बहुत बड़ा स्कैम है। हमने आरटीआई से सारी इंफॉर्मेशन ली है, सारे एविडेंसेस हैं। तो ये जो कार की आप बात कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, उसको लेकर आपको चलना रहता है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर सिर्फ इतना बताता है कि ये जो ऑफिसर्स हैं, जो भी इनकी रैंक है एडिशनल जॉइंट ऑफिसर्स, तो ये सिर्फ 6 लाख तक की कार परचेज कर सकते हैं। बट इन रिटर्न वी सी कि डबल द रेट होंडा सिटी, एक्सयूवी, ये सारी लग्जूरियस कार परचेज करके ये लोग पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान कर रहे हैं। कौन दे रहा है पैसा? हम ही तो दे रहे हैं। somebody has to be accountable। तो ये सारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये सारे को वायलेट करते हुए इन लोगों ने ये सब किया। प्लस ये जो फॉर्डर की बात आप कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू यहाँ उत्तराखंड में मिल रहा है 2050 रुपीज पर क्विंटल का। पर ये गवर्नमेंट से नहीं लेकर, बाहर कोई पंजाब से लेकर हमारे उत्तराखंड को नहीं मिल रहा है ये पैसा, पैसा जा रहा है बाहर। जी बिल्कुल। तो लॉस तो हमारा ही है। तो आप उत्तराखंड से नहीं खरीद रहे हैं, वहां एक नुकसान, दूसरी बात आप महंगा खरीद रहे हैं, वो दूसरा नुकसान। तो एक खरीदी पे आप दो बार अपने ही स्टेट का नुकसान कर रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए। राजेश जी, यहाँ पर कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जवाब दीजिए इन सवालों का। सबसे पहली बात तो ये है कि चारा घोटाला होता है। गौरी जी का साफ कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतों को लेकर अवगत भी कराया और ध्यान भी खींचने का कोशिश किया। आपकी मंत्री अभी भी कह रही हैं कि हाईकोर्ट से जब आदेश हो जाएगा वो संज्ञान ले लेंगे तो उनके अनुरूप क्या कार्य करेंगे। क्या हर काम में हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगने के बाद काम होना जरूरी है? क्या पहले जो शिकायतें आती हैं और इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना और उस पर इंतजार करना कि जब तक हाईकोर्ट से फटकार नहीं लगेगी तब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या कहना है आपका? देखिए, आपके माध्यम से भी ये विषय संज्ञान में आया है और जो विषय है बहुत गंभीर है। भ्रष्टाचार जो है, जिसके लिए हमारा कमिटमेंट है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम देंगे, और ऐसा विषय अगर आ रहा है, आपसे ही बात करूंगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने कोई बहुत कीर्तिमान स्थापित नहीं किया, मुझे पता है। मैं कह रहा था कि निश्चित ही ये विषय बहुत गंभीर है और हमने कमिटमेंट किया है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का। जो लोग भी दोषी होंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला पूरा का पूरा विचाराधीन है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग इसमें दोषी पाए।
जी बिल्कुल राजेश, कार्रवाई तो की जाएगी। अब तो कोर्ट ने आपको समय भी दे दिया है, 4 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट सरकार को भेजनी है, तो अब तो कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे पहले पहले ही क्यों नहीं इन तमाम बातों पे रोक लगाई थी? क्या अधिकारियों को इतनी छूट भाजपा सरकार में मिली हुई है कि वो अपने आप से नियम को वॉयलेट करके अपने हिसाब से खरीदी कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती? क्या विभाग में कभी कोई समीक्षा नहीं होती? क्या विभागों की जानकारी ऊपर मंत्री तक नहीं पहुंचती? देखिए, जो भी ये विषय है तो बहुत ही मतलब दुखद कि ऐसा हो रहा है, जो हमारा कमिटमेंट है उसके विपरीत हो रहा है। मगर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का हमने वादा किया है, जो लोग भी इसमें दोषी है, अधिकारी जिनकी भी मिली भगत से ऐसे काम किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से ही जो मुझे मिल रहा है मैं उस पर कहना चाहता हूँ। और इसमें न्यायालय ने सीधे सीधे अपना संज्ञान लिया है। जो भी समय है उसमें जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लखीमपुर में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कुछ कहना आपको सुना देते हैं। रुपयों में केवल यही सरकार आ सकती है। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। किसानों की भावना महान है, वो अपनी खेती की रक्षा के लिए और जो कुछ उन्होंने इन वर्षों के अंदर कई दशकों में संघर्ष से प्राप्त किया है, उसकी रक्षा के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल के बैठे हैं। करीब 600 के करीब किसान संघर्ष में काल कलवित हो गए हैं और अब हरियाणा में दूसरी जगह किसानों को पीड़न कर रही थी और अब एक नया तरीका निकाल दिया है। पहले आवाज कुचल रहे थे, अब किसानों की जिंदगी को कुचला जा रहा है। अभी तक गिरफ्तार नहीं करा गया, उस पे क्या कांग्रेस को मान्य नहीं है और हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसमें क्या कहेंगे आप? लखीमपुर जा रहे हैं तो यदि हमें गिरफ्तार किया गया है तो हमको जेल ले चले, जहाँ ले चले, जहाँ भेजे, हम तैयार हैं। या तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। लखीमपुर में हुए बवाल के बाद किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए और लगातार कांग्रेस के द्वारा किसानों का समर्थन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी किसानों से मिलने के लिए पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को लेकर हम बात कर रहे थे। उत्तराखंड में हुए चारा घोटाले को लेकर बातचीत कर रहे थे, लगातार तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं शिकायत उन्होंने विभागों से भी की, लेकिन विभागों में सुनवाई ना होने के बाद उन्होंने PIL दाखिल की और अब PIL पर हाई कोर्ट का ये आदेश आया है कि 4 माह के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। 4 माह के भीतर इस तमाम मामले की छानबीन करके इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर कहां पर कमियां हुई हैं, कहां पर गलतियां हुई हैं और उसके बाद उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सुजाता जी भी लगातार बनी हुई है। सुजाता जी, इस पूरे मामले में राजेश जी का तो साफ कहना है कि इनको हमारे माध्यम से इस विषय के बारे में संज्ञान हुआ है, जानकारी हुई है, अब कार्रवाई करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 4 माह का समय भी मिला है, कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई होगी। हर बार ऐसा ही उत्तराखंड में होता है, चाहे कोरोना में हुए घोटाले की बात कर लें, टेस्टिंग में हुए घोटाले की बात कर लें, साथ ही साथ यात्रा में जब रोक लगा हुआ था उसके लिए भी हर बार जब हाईकोर्ट से फटकार लग जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार है बच्चों की तरह हाईकोर्ट का आदेश मानकर आगे काम करती है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत दुखद विषय है कि राज्य जिसके ऊपर 66,000 करोड़ का ऋण है, वहां पे इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गौरी मौलेखी जी का, जिन्होंने इसमें PIL दाखिल, क्योंकि इस पर हम सबकी नजर बहुत समय से है। और गौरी जी बताएंगी कि भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को लेकर जनवरी से इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो चल रही थी और ये मामला उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अंतर्गत जो भेड़ और बकरियां हैं उनके पशु आहार में जो मतलब जो क्रय किया गया उसमें जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, इसको लेकर ये लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शायद मतलब जिस तरीके से RTI को कमजोर किया गया, मेरे खुद के जानने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो कह रहे थे कि इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कुछ डिटेल्स उन्हें मिल जाए, मगर नहीं मिल रहा था। और ये तो अभी जैसा कि गौरी जी ने कहा कि कई अधिकारियों ने इन्हें बताया, क्योंकि ये उस पोजीशन पे है जहां ये हो सकता था। मगर इस विषय पर मेनका गांधी जी के कहने पर जब उन्होंने इस मैटर को कहा था, तब मनीषा पवार जी की अध्यक्षता में एक जांच समिति को गठन किया गया था और उसमें 15 दिन के अंदर इसको रफा दफा कर दिया गया था। और वहां पे भी गौरी
गौरी जी आपको बताएंगी, ये कहा गया था कि सीओ ने कहा था कि वर्ल्ड बैंक से 3 करोड़ रुपए का कोई लोन नहीं लिया गया था। ये भी एक बड़ा घोटाला है। अब ये 15 करोड़ का घोटाला। तो मैं गौरी जी को ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो काम आप कर रही हैं उसके लिए आप समझ सकती हैं कि मैं मन से आपका धन्यवाद कर रही हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है और हम कोशिश कर रहे थे और भी इंफॉर्मेशन मिले। मगर 25 करोड़ में से तब भी ये पता चला था कि केवल 8 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे। वो बाकी पैसा क्या क्या हमारी सरकार ने, ये सरकार को बताना पड़ेगा। ये पार्टी विद अ डिफरेंस ये कह के आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स भ्रष्टाचार, टुवर्ड्स करप्शन, मगर केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता का पैसा है। अब आप ये सोचिए कि आपने हमारी देवभूमि में जानवरों के पैसों को भी, मतलब पशु जो है वो भी हमारे लिए पूजनीय है, हमारे जैसे राज्य के लिए। मुझे याद है कि गौरी जी जो है जब 2013 की आपदा आई थी तब किस प्रकार से ये वहां से जो जानवर हैं उनको बाहर निकलने के लिए लड़ाई लड़ रही थी और हम सब यहाँ से बैठकर ये देख रहे थे कि कैसे इनकी मदद करी जा सके। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस सरकार पे भरोसा किया हमारे लोगों ने, आज उन लोगों को के साथ न केवल दगाबाजी करी है, मगर इस बात का बहाना नहीं लिया जा सकता कि हमें इसके बारे में पता नहीं था। जो अभी राजेश जी कह रहे थे, मुझे आपके माध्यम से पता चला, ये बताता है कि या तो इनको कोई खबर होती नहीं, ये जानना नहीं चाहते, और या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में तो जानवरों की बात है। उनका चारा कौन खा गया इसका जवाब ये दे नहीं पा रहे और ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं अब अधिकारियों पर। मगर इसमें संलिप्तता पॉलिटिकल क्लास की है, उसके बिना ये घोटाला नहीं हो सकता था। वरना आप मुझे बताइए कि 3,500 रुपए में और 2050 में कितना फर्क है? करीबन 1450 रुपए। कितना बड़ा घोटाला है, 15 करोड़ का घोटाला। कौन भरेगा इस पैसे को? और इसमें इन्वेस्टिगेशन पहले क्यों नहीं हुई? आज जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं तब सरकार जागी है। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले कुंभ का घोटाला हुआ। इसका मतलब है कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नहीं, घोटालेबाजों की सरकार है और कार्य नहीं कर रही है। जी बिल्कुल सुजाता जी, यहाँ पर सवाल तो बहुत होते हैं। सवाल भाजपा से भी, सवाल कांग्रेस से भी है कि इतने लंबे समय से जब आपको जानकारी थी तो आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। आप सभी बने रहिएगा यहाँ पर। लगातार उत्तराखंड में हुए चारा घोटाले को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किसकी कमी है, क्या सरकार का यहाँ पर हाथ था या अधिकारियों ने साफ तौर पर घोटाला किया है और सरकार को अभी तक इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं थी। जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे देवभूमि में चारा घोटाले को लेकर। जिस तरह से भेड़ों की खरीदी से लेकर भेड़ों को दिए जाने चारे में लंबा चौड़ा यहां पर घोटाला देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट ने अब साफ तौर पर आदेश दिया है कि 4 माह में सरकार को इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि आखिर कहां पर घपला हुआ है, क्यों जो इरेगुलरिटीज उसमें पाई जा रही हैं, जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं वो क्यों पाई जा रही हैं, और यदि अनियमितताएं हैं तो अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। गौरी मौलेखी की PIL के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है और तब जाकर ये मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। राजेश कुमार भाजपा से हमारे साथ बने हुए, गौरी मौलेखी याचिका करता है जिन्होंने PIL दाखिल की है, सुजाता पॉल कांग्रेस से, और प्रगति सावल अधिवक्ता SC भी हमारे साथ बनी हुई है। गौरी, आपके पास आएंगे, एक बार फिर से आपसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आपके PIL के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हक में जो आपने काम किया है, इस चारा घोटाले को सामने लेकर आए हैं और अब इस पर आगे कार्रवाई भी होगी, हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको इस बारे में जानकारी, जिस तरह से सुजाता जी का कहना है कि जनवरी से उन्हें इस बारे में पता था, मैं आपके सुजाता जी से भी सवाल करूंगी, लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि कब से इस घोटाले के बारे में पता था, और क्या विभाग में भी आपने शिकायतों के द्वारा अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि इस पूरे मामले को देखा जाए, छानबीन की जाए, या अधिकारियों के द्वारा लीपापोती की गई? क्या रहा पूरा मामला? तो ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि पिछले साल हमारे पशुपालन के सचिव हैं, जिनका नाम है मीनाक्षी सुंदरम, डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में सचिव है पशुपालन के। इन्होंने एक आइडिया बनाया कि हम कर्ज लेते हैं उत्तराखंड के नाम पर, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये जो NCPC का कर्ज है उससे हम यहाँ पे जो बकरा काटने वाले लोग हैं इन सबको इकट्ठा करके इनका कोऑपरेटिव बनाएंगे और बहुत अच्छा बकरा काट के और विदेश भेजेंगे। तो वहां से इसके बीज बोए गए कि उत्तराखंड में मीट उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और कर्ज लेकर हम कसाईबाड़ा बना दें पूरे उत्तराखंड का। ये डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम के दिमाग की इजाद थी। दुख की बात यह है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनको ये बात से सहमति हो गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। उन्होंने कहा हाँ कर्ज लो और पूरे उत्तराखंड में कसाईबाड़ा बनाते हैं। और जब ये शुरुआत वहां से हुई तब उन्होंने कहा हमें तो 14-15 करोड़ की भेड़ें खरीदने विदेश घूमना पड़ेगा। 3-4 बार विदेश घूम के आए, हमारे पैसे, कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा है, ये सब चले जाएंगे, कर्ज हम भुगतेंगे। हमारा गरीब प्रदेश है, 90-10 वाला स्टेट है हम तेलंगाना जैसे, महाराष्ट्र जैसे नहीं है, हम गुजरात जैसे भी नहीं है, हम बहुत छोटा सा एक गरीब प्रदेश है, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा के ये जा रहे हैं। एनीवे 3-4 बार ये वहां घूम घाम के आए, पता नहीं क्या बकवास भेड़ें खरीद के लाए, बूढ़ी थी, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने आपसदारी का पैसा खाया। उसके बाद जब RTI में इनके घपले और निकले, हमें बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कदम उठाएंगे, बड़ी उम्मीद थी कि अफसरों की ये गलतियां मंत्री नहीं छुपाएंगे। और बड़ा हमें लगा कि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बोलेंगे और वो तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, रेखा आर्या जी उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। चुपचाप सब बैठे रहे, सांप सूंघ गया सबको। उस समय किसी अफसर की अगर क्लास लगाते तो हम ये मानते कि पार्टी बिल्कुल साफ है, लेकिन फरवरी से जब मैंने एफिडेविट पर इनको सारे सबूत दे दिए थे, मुख्य सचिव के आगे प्रस्तुत कर दिए थे, मुख्यमंत्री के आगे प्रस्तुत कर दिए थे, तब से अब तक मंत्रियों का चुप रहना उनकी सहभागिता दर्शाता है और कुछ भी नहीं। अफसर तो दागी है ही, लेकिन वो अफसर दागी इसलिए है क्योंकि मंत्री शह देते हैं और कुछ।
जी बिल्कुल गौरी जी, राजेश जी हमारे साथ हैं। इस सवाल पे उनका जवाब ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं राजेश जी। गौरी जी का साफ कहना है कि उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की थी, मुख्यमंत्री तक को इस बात का संज्ञान दिलाने की कोशिश की थी, जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई फरवरी से लेकर अब तक की नहीं गई। फरवरी से अक्टूबर आ गया, कोर्ट को आखिर में इसमें दखल देना पड़ा। आप कह रहे हैं कि आपको मामला टेलीविजन के माध्यम से पता चला, पर आपके मंत्रालय में तो मामला पता चला होगा। क्या वजह रही कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई तो दूर, बात भी नहीं की गई? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा विषय आज संज्ञान में या कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से उजागर हुआ है, और इस विषय का जब संज्ञान या इस तरह जांच, जो लोग दोषी पाए जाएंगे, निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी राजेश जी, ये कह देना कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उसके बाद ये भी साफ ये कह देना कि कोर्ट के माध्यम से आपको इस बात का संज्ञान हुआ, ये तमाम बातें हवाबाई बातें हैं। इस तरह की बातें हमेशा कही जाती हैं जब आपके पास देने को जवाब नहीं होते हैं। रेखा आर्या का भी साफ कहना है कि कोर्ट ने अब जब संज्ञान ले लिया है। यहाँ पर गौरी जी जब साफ कह रही हैं कि अवगत मामले को कराया गया था, तो फरवरी से लेकर अभी तक क्या वाकई में कोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि पहले कोर्ट आदेश देगा उसके बाद कार्रवाई होगी? सरकार की अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, और इस तरह की जिम्मेदारियों में यदि सरकार कदम ना उठाए तो सवाल जवाब यहाँ पर सरकार से ही होंगे, और सीधे सीधे इल्जाम भी सरकार पर लगते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता होने के भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी, ये बाद की बात है, लेकिन अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जनता के पैसों को इस तरह बर्बाद क्यों किया गया? ये जो टेंडर हो गया है, जिस बात की बार बार गौरी जी यहाँ पर दुहाई दे रही है कि जनता के पैसे से यहाँ पर विदेश घूम के आया गया है, पैसे यहाँ पर भेड़ को खरीद से लेकर चारा में बर्बाद किए गए हैं, ये पैसे तो वापस नहीं आने वाले। कार्रवाई होगी तो कार्रवाई अधिकारियों को आप निलंबित कर देंगे, उसके बाद पूरा मामला इसी तरह से रफा दफा हो जाएगा। सुजाता जी के पास आएंगे। सुजाता जी, आपका भी साफ तौर पर कहना था कि जनवरी से आपको इस पूरे मामले की जानकारी थी। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे भी है कि यदि जनवरी से आपको इस मामले की जानकारी थी, मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उत्तराखंड में खड़ी होती है, चुनाव भी आने वाले हैं, आपने क्यों नहीं जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और सरकार की ध्यान खींचा कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय लग गया, गौरी जी को अकेले इसमें इतना पीआईएल से लेकर तमाम इसमें कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर कोर्ट ने यहाँ पर संज्ञान लिया। कांग्रेस के द्वारा ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, मैंने आपको अभी कहा ना, आरटीआई के माध्यम से बहुत पूरा एक ग्रुप है हमारा, जो लोग आरटीआई के माध्यम से इन कागजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी तब हो रहा था क्योंकि गौरी मौलेकी जी का इसमें जो भी हस्तक्षेप रहा है, उसी की वजह से उन्हें भी पता चला था। दूसरी बात, मेनका गांधी जी का जब हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने लिखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, उसके बाद से ये मैटर जो है सबके संज्ञान में आया। मगर आप मुझे बताइए, हम मजबूत विपक्ष है और आज मैं खड़ी हूं यहाँ पर अपने राज्य के लिए। हमेशा से हम सब खड़े हैं अपने राज्य की जनता के लिए, यहाँ के मुद्दों के लिए और अपने पशुओं के लिए। और जहां तक ये मैटर है, अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम पब्लिक में जाकर अगर कुछ बोलेंगे वो गलत हो जाता है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, मुझे जो बात पता थी, आज उसके जो जिसे कहते हैं जिग्सॉ पजल की तरह सब कुछ जुड़ रहा है। अभी गौरी मौलेकी जी ने बात करी कि पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बारे में। आपको बता दूं, मैं जिस मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं अब, उसमें जो सीईओ थे उनका नाम है डॉक्टर अविनाश आनंद। उन्होंने पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम को एक स्पष्टीकरण दिया था 5 पेज का, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कार्यवाही जब करने वाला ही एक स्पष्टीकरण मंगवा कर क्लीन चिट उसको दे रहा है, तो खुद को भी तो क्लीन चिट दे रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही कौन करेगा? इसका मतलब है कि डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आज की इस चर्चा में बाहर आई है। मैं जानना चाहती हूँ राजेश कुमार जी से कि क्या कार्यवाही करी जाएगी अब इन अधिकारियों के ऊपर? आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे क्या कि इन्होंने कैसे करके इस तरीके से डॉक्टर अविनाश आनंद के स्पष्टीकरण को मानते हुए उन्हें भी क्लीन चिट दे दी और अधिकारी ने स्वयं को भी क्लीन चिट दे दी। और ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर है, पशुपालन मंत्रालय के सचिव। उस बोर्ड में उनका हस्तक
हस्तक्षेप है। ये बताता है कि रेखा आर्या पर ये सवाल उठ रहे हैं। अब रेखा आर्या जी सामने आकर ये बताएं कि इस मैटर में उन्होंने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं करी थी, क्यों नहीं डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम के ऊपर कार्यवाही करी। ये सारी चीजें बता रहा है कि ये घोटालेबाजों की सरकार है और हर चीज में घोटाला हो रहा है। आप बताइए, अगर हमारे पास कागज नहीं आएंगे तो हम पूछेंगे किससे? और ये सरकार हर चीज को ब्लॉक कर रही है, कोई कागज नहीं आ रहा। आप सारे आरटीआई एक्टिविस्ट से पूछ लीजिए। और गौरी जी को शायद पता नहीं मुझे कि कैसे मिले होंगे, आसानी से या मुश्किल से, मगर मिल गए। मैं तो इसका स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम के बाद मैं गौरी जी को कनेक्ट करके पूरा डिटेल लेकर इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा, ये आप देखिएगा। ठीक है सुजाता जी, कागज नहीं थे इसकी वजह से आप पब्लिक में नहीं जा पाए, ठीक है, मान लेते हैं। हमारे साथ लगातार प्रगति भी बनी हुई है। प्रगति, तमाम तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं। साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि अधिकारियों को क्लीन शीट दी गई, विभाग के द्वारा क्लीन शीट मंगवाई गई और उसके बाद क्लीन शीट दे दी गई। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने जब 4 महीने का समय दिया है, तो 4 महीने के समय के बाद सरकार की जिस तरह की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट का हो सकता है? किस तरह से आगे इस मामले में न्याय मिल सकता है उत्तराखंड की जनता को? अभी ये हाईकोर्ट ने ये बोला है कि 4 महीने में आपको इंक्वायरी सबमिट करनी है। तो हमारा प्लस पॉइंट ये है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड हमें मिल चुका है कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट अब आ जाएगी। जैसा कि गौरी मैम ने बोला है कि इंक्वायरी ऑफिसर आनंद वर्धन वो इंक्वायरी एग्जीक्यूट करवाते ही नहीं है, कोई एक्शन लेते ही नहीं है। इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस के बाद कितना करप्शन हो रहा है, इतने सारे मैलफिसेंस हो रही है, तो वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। तो हमारा प्लस पॉइंट है कि 4 मंथ्स में इंक्वायरी होगी चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, तो उसका डिसीजन आएगा। उसके बाद देखते हैं कि इंक्वायरी क्या है, क्या कौन कौन इसमें आता है गुनहगार और कौन कौन किसको क्लीन चिट मिलती है। तो ये तो इंक्वायरी के ऊपर ही है। तो इंक्वायरी के बाद जो चीफ सेक्रेटरी सबमिट करेगा रिपोर्ट, उसके बाद हम देखते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये इंक्वायरी गलत है तो फिर हम इसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गौरी जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हैं। जी गौरी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? इंक्वायरी अगर कोई करना चाहे तो अभी शाम को कर सकता है जाकर। जी अगर आप देखें कि डॉक्टर अविनाश आनंद कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, तो एक जियो के साथ कंपेयर कर लीजिएगा कि 6 लाख रुपए की गाड़ी उनको अनुमन्य है, 12.5 लाख की गाड़ी वो चला रहे हैं। वो गाड़ी जो मुख्य सचिव के भी औकात से बाहर है। जी मुख्य सचिव भी 12 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, इन्होंने 12,93,000 की खरीदी। अगर कोई जांच करना चाहे तो वो 2 मिनट में ये देखेगा कि परचेज ऑर्डर क्या है और जियो के साथ उसको कंपेयर करके, इसमें समय नहीं लगना है। कागज जब हमें मिल सकते हैं तो क्या विभागीय अधिकारियों को नहीं मिल सकते? अगर कोई जांच करना चाहे तो ये देखेगा कि जो बकरा बोर्ड है, शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड है और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके जियो के अनुसार अध्यक्ष मनीषा पवार जी को होना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो ये सचिव हैं, जो मैंने बताया डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, वो इतने सालों से इसके सचिव के रूप में सरकार को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। अध्यक्ष बनते हुए धोखे से वो फाइनेंशियल पावर्स अपने आप को लेते हुए तमाम तरह के खर्चे करे चले जा रहे हैं, जबकि उनको ये खर्चा करने की पावर नहीं है। आज तक मनीषा पवार जी ने उनको पूछा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे कभी मीटिंग बुलाया ही नहीं, मुझसे कोई फाइनेंशियल सलाह ली नहीं, मेरे तक कोई फाइल आई ही नहीं। लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए एक खुली छूट दे रखी है हमने एक ऐसे अफसर को जिसने उत्तराखंड सरकार से मीट बिकवा दिया है। पहले देवभूमि की सरकार बकरे का मांस कभी बेचने का सोच भी नहीं सकती थी। आज की डेट में सरकार खुद मांस बेचती है। अरे आप स्कीम चलाइए, आप लोगों को कुछ तो व्यवसाय करने दीजिए। सरकार रेगुलेटर का काम करती है। सरकार कहाँ से मीट की दुकान खोलने लगते हैं? जो उत्तराखंड में बैकरॉ के नाम से ये सरकार से मीट दिखा रहे हैं कि तमिलनाडु में चलता होगा, उत्तराखंड में नहीं चलता है, देवभूमि है हमारी। लेकिन ये पशुपालन विभाग, ये उत्तराखंड सरकार का स्तर इतना गिरा दिया है कि इन्होंने मीट बिकवा दिया है सरकार से, और वो मीट बेचने का वाहन पशुपालन विभाग के निदेशालय में खड़ा रहता है। और उसमें ये जब जो गांव गली गली घूम के मीट बेचते हैं तो इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने देवभूमि की सरकार के साथ क्या करना है। और अब यही मंसूबे इनके पूरे उसमें है कि उत्तरकाशी में बकरे का मांस बिकवाएंगे, कि पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में मांस बिकवाएंगे। अगर हमने इनको ऐसे
छूट दी तो। जी इनके बिल्कुल ऊपर राजेश जी यहाँ पर आपसे जवाब चाहेंगे। गौरी जी का साफ तौर पर कहना है कि पशुपालन विभाग के द्वारा जिस तरह से स्तर को नीचा किया गया, देवभूमि की जब बात करते हैं तो यकीनन जिस तरह से श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, ऐसे में यदि मीट की दुकानें होती हैं, मीट की दुकानें एक पर्टिकुलर एरिया में यदि रहें तो कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। लेकिन तमाम तरह की ऐसी जगह जहां पर लोगों की भावनाएं, लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहती हैं, ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं इस तरह की दुकानें लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं। क्या कहना है इस मसले पर? दूसरी बात यह कि अब दो अधिकारियों को जब साफ तौर पर डॉक्टर आनंद, अविनाश आनंद और मीनाक्षी का नाम, यहाँ पर डॉक्टर मीनाक्षी का नाम साफ तौर पर निकल कर आ रहा है, क्या यहाँ पर आप इस टेलीविजन पर बैठ के बोलना चाहेंगे, क्या कार्रवाई आज की डिबेट के सुनने के बाद भी यहाँ पर कोई पहला कदम उठाया जाएगा या अभी भी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा? देखिए, जांच का विषय है, मेरा यहाँ से कहना कुछ भी ठीक नहीं। ठीक है, मॉनिटरिंग के तहत माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर 4 महीने के अंदर एक जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। मैं यहाँ पर अभी किसी को भी दोषी कहने में सक्षम नहीं हूँ। जी, दोषी नहीं कह सकते, आप एक्सप्लेनेशन तो ले सकते हैं, जवाब तलब तो कर सकते हैं। जवाब तलब कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना जी। माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है, 4 महीने का, अभी किसी को दोषी नहीं बोला गया है। तो लोग भी अगर एक स्तरीय कमेटी इसकी जांच करेगी और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जवाब जो है माननीय न्यायालय के दाखिल करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ड्राई एरिया है वहां पे हम सख्त खिलाफ रहते हैं इन चीजों के। ऐसे बैठ करके बयान दे देना, ये जो चीजें हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां का नाम बताइए कि वहां पे हमने हाउस खोला या यहाँ पे मीट बिक्री का खोला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के लिए क्या उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है। और सुनिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार ने काम किया, जो कहा करके दिखाया, बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ जी राजेश जी, जीरो टॉलरेंस कह लेने से जीरो टॉलरेंस नहीं होता है। यहाँ पर सुजाता जी क्या कहना है आपका? जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो है ये सरकार, ये तो पक्की बात है। ये एक बात मुझे बताएं कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो उसको सजा दे दो, हम कह रहे हैं वो आरोपित है, मामला हाई कोर्ट में गया है भाई साहब, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 4 महीने दिए हैं, आप जांच करके बताएंगे। वही अधिकारी वहां बैठा रहेगा और वो अपने आप को क्लीन चिट देता रहेगा। वाह भाई वाह, भाजपा की प्रचंड बहुमत की 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री की सरकार, आप ये क्या चला रहे हैं? कोई कानून है? अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा और मैं उस दफ्तर में बैठी रहूंगी, आप किसी और अधिकारी से जांच भी कराएंगे तो वो अधिकारी मेरे खिलाफ लिखेगा। आपने किसको बेवकूफ समझ रखा है? राज्य की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें और ये बताएं कि डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम और डॉक्टर अविनाश आनंद को उनकी पोजीशन से कब हटाएंगे। और जैसा कि अभी गौरी जी ने क्या कहा कि बहुत समय से ये एक अधिकारी इसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। जब आप किसी एक अधिकारी को एक जगह बैठाते हैं तो इसका मतलब आप उसको वहां मजबूत करते हैं ताकि भ्रष्टाचार होता जाए। इसी वजह से आज सुजाता जी वापस आएंगे। राजेश जी जवाब दीजिए इस बात का। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, सुजाता जी जो कह रही है ना, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। आपका खेल 2000 राजेश जी आवाज यहाँ पर आ नहीं रही है। सुजाता जी साफ तौर पर यहाँ पर उनका कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट का हवाला दे रहे हैं बार बार कि कोर्ट के द्वारा जब कार्रवाई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन साफ बात तो यहाँ पर यही है कि जिस तरह से गौरी जी का साफ। जी गौरी जी क्या कहना है आपका? अपनी बात रखें आप। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने प्रदेश का बुरा होते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं हाईकोर्ट गई। ये पशुपालन विभाग हमारे गरीब से देश, जहाँ पहाड़ में लोग जानवर पालते हैं, कोई गाय पाल लेता है, कोई बकरी पाल लेता है, उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं जो मिल सकती है, पशुपालन विभाग उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वहां पे डॉक्टर की उपलब्धता वगैरह वगैरह बहुत मायने रखती है। इन 2 बोर्ड्स ने क्या किया है, ये जो लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और ये जो शीप एंड वोल डेवलपमेंट बोर्ड है, इनकी एक और खास बात है जो हमने हाईकोर्ट को अभी पॉइंट आउट करी कि इनमें अधिकारी जितने देते हैं ना,
ये इनकी असल पोस्टिंग है गैरसैंण में, चमोली में, कहीं बिल्कुल दुर्गम इलाकों में, लेकिन ये बैठे हैं देहरादून में क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उनका अटैचमेंट कर दिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि पहाड़ पे तो बेवकूफ लोग हैं, उनका क्या, वो मरे जाए जी, किसी को क्या मतलब। अधिकारी को सहूलियत रहनी चाहिए, उसके बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं, वो सब देहरादून में बैठे रहते हैं। अभी ये जो ईडी रिटायर हुए हैं डॉक्टर MS न्याल, ये देहरादून से बाहर कदम नहीं निकाला और पोस्टिंग कहाँ थी? गैरसैंण में, ईडी गैरसैंण, पूरे टाइम देहरादून बैठे रहते। अविनाश आनंद जिंदगी में पूरी करियर में सिर्फ 6 महीना रुद्रप्रयाग में रखा है, बाकी पूरा टाइम देहरादून। क्यों भाई, कुछ खास काम करते हैं ये यहाँ पे? क्यों नहीं इनको पिथौरागढ़ पोस्टिंग हुई कभी? क्यों इनको बागेश्वर नहीं भेजा गया कभी? क्यों इनकी दुर्गम इलाकों से? जी गौरी जी वापस आते हैं आपके पास। जी राजेश जी, यहाँ पर सवाल आपसे ये था, सुजाता जी ने भी यही सवाल उठाया था कि जिस विभाग से सवाल पूछे जा रहे हैं, विभाग में यदि अधिकारी अपने पद पर रहेगा तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इस बात का आश्वासन आप कैसे देंगे कि जांच जो होगी वो निष्पक्ष सामने आएगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, निश्चित ही देखिए, मामला जब माननीय न्यायालय के समक्ष चला गया तो माननीय न्यायालय आरोपित अधिकारियों को कैसे जांच अधिकारी बनाएगा जब मामला न्यायालय की गाइडलाइन के द्वारा जो है उसकी जांच होनी है? बताइए ना आप मुझे। जी, इस मामले में हमारे साथ लगातार प्रगति। जी, सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अधिकारी उसी पद पर बैठे रहेंगे। अधिकारी यदि उस पद पर बैठे रहेगा तो दबाव भी यकीनन होगा। जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हमने पहले भी करके दिखाया है, कुछ नहीं करके दिखाया। जी राजेश जी, ये तो गलत बातें हैं। यदि अधिकारी बैठा रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये बात साफ है। यहाँ पर सरकार के द्वारा पहला कदम उठाया जाना चाहिए था, या तो आप जांच किसी दूसरे विभाग से कराइए या उसी विभाग में जांच कराइए, तो उन अधिकारियों को कुछ समय के लिए वहां से निलंबित करिए, पद से हटाइए, तब जाकर मामला साफ निकल कर आएगा। हमारे साथ प्रगति जी भी लगातार बनी हुई है, हाईकोर्ट से हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रगति जी, क्या कहना है? राजेश जी का साफ कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है कि उसी पद पर अधिकारी बैठे रहेंगे और जांच साफ निकल कर सामने आ सकती है? पहले ऑनरेबल जस्टिस ने ये इंक्वायरी ऑफिसर को ही डायरेक्शन दे रहे थे इंक्वायरी के, बट फिर हमने बोला कि ये खुद ही करप्टेड है, तो अगर ये इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं। तो फिर उन लोगों ने बोला कि चीफ सेक्रेटरी इस इंक्वायरी को देखेगा, तो मे बी अगर ये इंक्वायरी हो तो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि टेम्पररी सस्पेंशन भी एक इंक्वायरी के बाद ही हो सकती है। कहीं ऐसे आप किसी को टिप नहीं दे सकती कि हम आपके लिए एलिगेशन है तो आपको हटा दिया गया। एक इंक्वायरी के बाद ही प्रोसीजर होता है, तब आप हटा सकते हैं किसी को। तो ये इंक्वायरी जो होगी वो चीफ सेक्रेटरी देखेंगे, ना कि इंक्वायरी ऑफिसर। जी बिल्कुल। गौरी जी, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रगति जी का कहना है कि इंक्वायरी ऑफिसर नहीं देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा देखी जाएगी, कि आपको पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट ने अब 4 महीने का समय दिया है और 4 महीने के बाद जब जांच निकलकर सामने आएगी तो पूरी तरह से निष्पक्ष आएगी? क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले को आपने बताया है, इस पूरे मामले में संलिप्तता कहीं बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। यदि बड़े स्तर पर संलिप्तता है तो हाईकोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया है, संज्ञान लेने के बाद अब रिपोर्ट सामने आएगी, तब इस बात का पता होगा। पर आपको कितना यकीन है कि अब ये जांच निकलकर सामने साफ तौर पर आएगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता जो इतने दिनों से न्याय के लिए भटक रही है, अब उसे न्याय मिलेगा? कितना यकीन है आपको? ये जो कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में बहुत ही लिप्त हैं पशुपालन विभाग के, ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत चोरी छुपे कर रहे हैं सारा भ्रष्टाचार, लेकिन हमें समय समय पर बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे इनके अंदर के ही लोगों से बहुत खबरें मिलती रही और ये भी पता चलता रहा कि अब क्योंकि हमने RTI लगाना शुरू किया, ये बहुत सारे कागज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फरवरी में हमने उत्तराखंड सरकार को, मुख्य सचिव को पत्र लिख के कहा था कि दोषी आरोपियों को, जो आरोपित अधिकारी हैं, उनको उनकी सीट से हटा दिया जाए, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स बदलने की और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं हटाया, आज तक बैठे। कोई सचिव आज तक उत्तराखंड की हिस्ट्री में 7 साल तक एक विभाग में रहा है? मीनाक्षी सुंदरम को बैठाया हुआ 7 years, 7 साल से एक सचिव एक विभाग को छोड़ नहीं रहा, इसका मतलब कि वो वहां 100% घोटाले का। लेकिन हमने अभी तक उसको वहीं पे बैठा के रखा है। अब जो मुख्य सचिव नए आए हैं, उनकी भी मुलाकात करके देख लेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद हमारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी, तीरथ सिंह रावत जी के साथ भी थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीद पर वो बिल्कुल खरा नहीं। अब देख लेते हैं ये मुख्य सचिव के साथ भी। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर इस घटना में जो भी नेसेसरी एक्शन होना है वो नहीं हुआ,
तो हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी बिल्कुल। बल्कि हम वापस हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई ऐसा छोड़ेंगे नहीं फोरम, क्योंकि ये अधिकारियों के खिलाफ जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो बिल्कुल फूल प्रूफ। कोई कह नहीं सकता 10 मिनट की जांच है ये कोई बहुत लंबी जांच नहीं है, क्योंकि ये सारे हमने आरटीआई के थ्रू एक तरह से सारा होमवर्क करके दे दिया है इनको। अभी भी अगर ये साल भर लगा रहे हैं तो ठीक है, लगा लें, हमारे अंदर बहुत पेशेंस। ठीक है सुजाता जी भी हमारे साथ लगातार हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच में हम लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से चारा घोटाला हुआ है और जिस तरह से तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, गौरी जी ने तमाम बातों की जानकारी दी है कि जनवरी से यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट लगानी शुरू की गई थी और उसके बाद अब जाकर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है। तो हमारे साथ तमाम लोग बने हुए थे और हम बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लगातार हमारे साथ राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी मौलिकी याचिकाकर्ता थी, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता पाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रगति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार सुजाता पॉल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में चारा घोटाला निकलकर सामने आया है, जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आई है कि अधिक मात्रा में 2000 रुपये क्विंटल के बजाय 3000 रुपये क्विंटल में खरीदी की गई है, 3500 रुपये क्विंटल में। उसके अलावा 14-15 करोड़ की वो भेड़ें मंगाई गई हैं बाहर के देशों से, जिनका अब कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया है। 4 महीने का समय दिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कितना समय लगेगा और इस जांच के माध्यम से कैसे ये मामला साफ हो सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना और तमाम जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, उन सभी योजनाओं को विस्तारीकरण देने का काम किया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से हम लोग 2.5-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाए। 4 धाम यात्रा बंद थी और जब वो खुली, बहुत प्रयास करने के बाद पहले हम माननीय न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में उसने रोक लगाई हुई थी कोरोना के कारण से। जब 2 महीने तक सुनवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से वापस केस को लिया और फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसमें फिर से आवेदन किया कि अब कोरोना कम हो गया है और 4 धाम यात्रा खुलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के कारण से लोगों के घर द्वार चलते हैं, पूरे साल भर का काम चलता है, उनकी आजीविका पूरी तरह से इस पर निर्भर रहती है। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश निकाला कि 4 धाम यात्रा चलेगी, लेकिन 800 लोग, 600 लोग, 400 लोग, ऐसा एक उन्होंने नियम बना दिया और जिसके कारण से हमारे सभी को, जो भी उसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई किसी छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई टैक्सी चलाने वाला है, कोई छोटा होटल चलाने वाला है, कोई छोटी दुकान चलाने वाले हैं, 4 धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सारे जो सामान, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ों को देने का काम करते हैं, उन सबको बहुत निराशा हुई। हमने फिर से न्यायालय में जो है उसमें फिर से हमने अनुरोध किया और अनुरोध करा तो अभी ठीक मैं यहाँ आज ये माँ कुंजापुरी का ये मेला शुरू हो रहा है और इस मेले के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट का अब पूरी तरह से सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से 4 धाम यात्रा को चालू कर दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जो 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से पर्यटन और जो परिवहन क्षेत्र है और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को चूँकि काफ़ी हानि उठानी पड़ी है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है और उस पैकेज के माध्यम से सीधे अगले 6 महीने तक सबके डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पैसा जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी प्रकार से जो अभी मैं देख रहा था वहाँ पर स्टॉल पर जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो हमारी बहनें हैं वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी देखकर
क्योंकि पिछले दिनों हमने उनके लिए 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था। इसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे ग्राम संगठन के लोग हैं, हमारे क्लस्टर वाले हैं, ये सब मिला के जो काम करते हैं, कोई कहीं पर मसाला बनाने का काम करते हैं, कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते हैं, कोई शहद का काम करते हैं, कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का, कोई बुनाई का, सिलाई का, अलग अलग प्रकार से जो काम करती हैं, वो केवल स्वयं तो रोजगार करती हैं, स्वयं के साथ साथ सभी को रोजगार देने का काम करती हैं। तो उन सब बहनों के लिए हमने 5 लाख तक का जो ऋण था उनको बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है। उनको बिना ब्याज के सभी समूहों को उस प्रकार से ब्याज के बिना ऋण के ब्याज दिया जा रहा है। और उनके जो पिछले 6 महीने के जो तमाम प्रकार के जो ऋण थे उनको हमने माफ किया है। आने वाले समय में बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमने ग्राम प्रधानों के लिए अभी ये सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय बनाने की भी घोषणा की है। अगले कुछ दिनों में उसका शासनादेश निकल जाएगा। उनका मानदेय पहले 1,500 रुपये होता था, उसको 3,500 रुपये किया है। इसी प्रकार से नौजवानों के लिए हमने समूह गौ और समूह ख की जो परीक्षाएं हैं, गौ और ख की, उन सब में 1 साल की आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। कोरोना के कारण से बहुत सारे एग्जाम हो नहीं पाए हैं। इसी प्रकार से उनको आवेदन भरने के लिए भी किसी के कहीं देखना न पड़े। आवेदन के लिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे हमारे सभी नौजवान भाइयों को सब लोग परीक्षाओं में भाग लें, इसके हमने ने परीक्षा शुल्क मुक्त कर दिया है। अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। हमारे सभी जो नौजवान युवा हैं, चूंकि फौज में जाते हैं, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो उनको शारीरिक प्रशिक्षण लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं। उनके लिए हर गांव में एक ओपन जिम खोलने की भी हमने घोषणा कर दी है। एक ओपन जिम वहां पर सभी गांवों में बनाया जाएगा आने वाले समय में। इस प्रकार से लगातार बहुत सारे काम कर रहे हैं। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की पहचान बढ़ी है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत बनता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों गलवान घाटी में, जब मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते से मैंने देखा है कि एक सैनिक के परिवार में या उसके आसपास जब वो सेना में होते हैं तो किस प्रकार का वातावरण होता है, किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। और जब भी भारत और चीन की बात आती थी, चीन के साथ कभी भी कोई लड़ाई की बात आती थी, तो 1962 से लेकर अब तक हमारे मन में एक ग्रंथि पैदा हो गई थी कि चीन शक्तिशाली है, चीन के पास ज़्यादा हमारे से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनकी सेना सशक्त है। क्योंकि वो इतिहास के कारण से, उस समय के नेतृत्व के कारण से, अभी जो गलवान घाटी में हुआ, हमारे देश के 20 वीर बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर उस कुंठा को दूर करने का काम किया जो 1962 से अभी तक चल रही थी। और इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि नेतृत्व था। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब बॉर्डर पर कहीं गोलियां चलती थी तो गोली चलती थी तो उनको पूछना पड़ता था, हेडक्वार्टर में पूछना पड़ता था, दिल्ली पूछना पड़ता था, कहीं वेस्ट कमांड, कहीं ईस्ट कमांड, कहीं सेंट्रल कमांड, अलग अलग जगह पर पहले उसकी जानकारी आती थी। उसके बाद ऊपर आता था, फिर रक्षा मंत्रालय आता था, उसके बाद जो है उस पर होता था कि अब जो है आपको क्या करना है। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में होने वाली कई योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चारा घोटाले को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर उस पर अब किस तरह की जांच बैठती है और किस तरह से उत्तराखंड की जनता को न्याय मिलता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।